ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਲਟਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀਮਨ ਦਾ ਸਟਿਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ M ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਦੁਬਲੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਮਨ ਦਾ ਸਟਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। फ्रेंड भी मिली उसे। ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? वो सीरियल किलर सीगा। तो जो भी वुमेन इन्वॉल्व थी उसमें उसके साथ पहले पहचान बनाता था, फिर उसको घूमने के बहाने किसी न किसी बहाने से पार्क में ले जाके उसको रेप करके उसको मर्डर किया हुआ था। मनी हाइस्ट एक बड़ा फेमस हमारे नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, तो उसमें जैसे वो प्रोफेसर क्लीनिंग करता है, सैम्पल्स इम्पार्ट करता है। पहले क्राइम किया उसने, मास्क भी पहना हुआ था उसने, हेड मास्क भी पहना हुआ था उसने, ग्लव्स भी पहने हुए थे। तो उसके बाद उसने सारा कुछ उसको इथेनॉल से या किसी भी चीज़ से उसको क्लीन पूरा करके गया कि पता ना लगे कि मैं वो पर्सन वहाँ आया था। कोशिश उसने बहुत की कि कोई DNA का एविडेंस ना मिले। तो उनको लगता है कि हम आज ये क्राइम कर रहे हैं, क्राइम करके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पकड़े तो उन्होंने जाना ही होता है, कहीं ना कहीं कोई एविडेंस तो लिंक कर ही देता है। केड़ी गलती सर क्रिमिनल है जो हर एक बार करता? कि लेडी इन्वॉल्व थी इसमें, जहाँ वो काम करती थी वहाँ खाने में उसने नाइट्रिक कंपोनेंट मिला के उससे डेथ हुई। तब सामने आया कि वो हाउस हेल्प ही थी जो इनको मार रही थी। ये सीरियल एक किलर एक केस बना। कितने मर्डर करते सी? उसमें गायब होती 8 या 9 ऐसे मर्डर्स थे अलग अलग स्टेटां दे, अलग अलग जगहों। कोई हाई प्रोफाइल केस भी सर आउंदे तुहाडे कोले? जिसमें हमारे डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व रहे हैं, काफ़ी बड़ी अमाउंट के चेक थे और उसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व था जिसने ये सारा कुछ किया था। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ। वो हस्बैंड वाइफ ना थ्रू IVF बेबी प्लान कर रहे थे, तो वहाँ का एक पर्सन जो है वो उसके आपस जो लड़की को जिसने एलिज किया कि हाँ जी मेरे साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुई है, उन्होंने वहाँ से कहीं से उसका सीमेन स्टेन लेके उसके अंडरगारमेंट्स में प्लांट करके प्लांट किए जाते हैं। प्लांट बहुत सारे केसेस में किए जाते हैं। सिगरेट तक वो प्लांट करके आता है कि उस सिगरेट से DNA का सैंपल मिले और पता लग पाए कि ये बंदा वहाँ पे प्रेजेंट था उस जगह पे। कैसे वो ग्लास का बॉटल रख के आता है जिसमें लिप प्रिंट्स अवेलेबल हैं। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਿबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि रेप करने वाला वो फड़िया जा सकता है। बहुत लंबे टाइम तक क्लोथ्स में उसके स्टेन्स रहते हैं, धुलने के बाद भी रहते हैं। इनफैक्ट अगर वो अंडरगारमेंट्स को धो भी दिया जाए। पीरियड ਹੁੰਦਾ ਸਰ? घर वाले कहते कि ਅਸੀਂ दरवाजा खोल के देखा था लटकी हुई सी, ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और उसमें सुसाइड नोट था, वो 15 दिन बाद जाके मिला उस घर से। इन लॉज ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਤਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ? हाँ बिल्कुल पता लगा इसके। ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਟ ਤੱਕ DNA ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। हाँ टीथ तो Body मिल ਦੇ जाता है, ਵਿੱਚ। बिल्कुल बिल्कुल। दंद ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ हमारे। यस ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ CID ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ हाँ फेस रिक्रिएशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲकुਲ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ना जो हमारे क्रिमिनल्स हैं वो और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਮਲੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗੌਰਵ ਬੱਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। थैंक यू जी, थैंक यू आपका ठीक कि हो आज जी? मुझे इनवाइट किया है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें अभी तक क्या क्या फैक्ट्स को ब्रीफ किया गया है, तो उसके बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन होगी, किस तरह से क्राइम हुआ है, किस नेचर का क्राइम है और मतलब किदां दे लोग इन्वॉल्व ने उस क्राइम च। तो बेसिक एनालिसिस पहले हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं।
सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट काउंट करता है जो हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस को बोलते हैं, कि साइकोलॉजिकली हमें सोचते हैं कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको कैसे कैसे किया जा हो सकता है। तो उसके बेसिस पे फिर जब क्राइम सीन विजिट होता है तो हम सबसे पहले उन्हीं क्लूज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस सजेस्ट करती है। तो कहा भी जाता है कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको अपना सिक्स सेंस जो है वो बहुत एक्टिव रखना पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी सीन पे जाते हैं तो हो सकता है एक लेमन की नॉलेज में वो चीज़ें सामने नज़र भी ना आ रही हो, एक छोटा सा एक ब्लड का स्टेन ही सही है चाहे, या कोई भी छोटा छोटा एक फिंगरप्रिंट भी हो सकता है आपने क्राइम सीन विजिट किया हो, कोई मर्डर की साइट है, हो सकता है कहीं दरवाजे पे या किसी खिड़की पे कोई एक छोटा सा ऐसा फिंगरप्रिंट हो सकता है जो हमें सीधे सीधे क्रिमिनल तक लिंक कर दे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसको साइकोलॉजिकली एनालिसिस करें कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे क्राइम किया हो सकता है, उसको बैक ट्रैक करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि उसको सबसे पहले तो सीन को प्रोक्योर करना होता है कि सीन पूरा प्रिजर्व्ड रहे, कोई भी सैंपल डिस्ट्रॉय ना हो, कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, चाहे पुलिस इंटरवेंशन की वजह से हो या चाहे ह्यूमन इंटरवेंशन और जो है इन्वॉल्व हैं उसमें वहाँ पे हैं, घर वाले हैं या किसी भी फॉर्म में, तो सैंपल डिस्ट्रॉय ना हो। वो सबसे पहला पर्पस होता है किसी भी फोरेंसिक एक्सपर्ट का क्राइम सीन विजिट करते हैं, कि उसको प्रोक्योर करना। फिर उसके बाद उसको एविडेंस जितना हो सकता है फर्स्ट स्टेज पे ही कलेक्ट करना। फोटोग्राफी होती है, फोरेंसिक फोटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, कि जड़ी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारा कुछ आप डॉक्यूमेंट कर लिए, किहड़ी चीज़ कित्थे पई है, कि किदां डोर ओपन होया है, ते किदां एक चीज़ां नेड़े तेड़े तुहानूं नज़र आ रही हैं, कोई भी चीज़ इदां दी तुहानूं नज़र आ रही है कि यार ये थोड़ा मतलब यूजुअल है कि यहाँ इस चीज़ का पड़ा होना। सपोज़ कोई बर्निंग का केस है, आपको उससे 100-150 मीटर दूर कहीं कोई तेल का पीपा मिल गया आपको पड़ा हुआ, है ना। तो वो जो ऐसी चीज़ें हैं सबसे पहले एनालाइज करनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, कि ਆਪਾਂ जब भी जाते हैं तो आप रिक्रिएशन सबसे पहले जो होती है हम अपने माइंड में बनाते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ क्राइम सीन ਆਪਾਂ विजिट कर रहे हैं। सपोज ਆਪਾਂ आई स्टूडियो ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਸ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਲੌਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪੰਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਨੈਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਪ ਦਾ ਮਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸੀਗੇ ਨੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਪੀਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਾਲਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ DNA ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ DNA ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਉਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਸਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਨੇ ਸੀਗੇ? 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਬੋਟਲ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। कोई हाई प्रोफाइल केस भी सर आते थोड़े कोले इन्वेस्टिगेशन दे लिए? केसेस आते हैं हाई प्रोफाइल में। इनिशियली क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जब बाद में फिर इसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर करी जाती हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। हाई प्रोफाइल केसेस भी ऐसे आते हैं तो वो के लाइमलाइट बहुत हो जाते हैं तो इसलिए वो हाई प्रोफाइल बन जाते हैं केसेस ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे केसेस पे अभी भी वर्क चल रहा है। कुछ बिना नाम ले सर कुछ केसां की डिटेल शेयर कर सको जी? अभी कुछ ऐसे जैसे बैंक फ्रॉड के कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड के केसेस हुए हैं वो काफ़ी लाइट में रहे पिछले कुछ टाइम पहले। तो उसमें भी वर्क किया, उसमें पता लगा कि जो एक्चुअल इसमें राइटिंग प्रेजेंट थी या सपोज जैसे चेक्स लगे थे एक केस में काफ़ी बड़ी अमाउंट के चेक थे और उसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व था जिसने ये सारा कुछ किया था। और उसमें क्या था वो एलिज कर रहा था कि मेरे जो चेक बुक्स हैं वो सारी किसी ने चुरा के और मेरे ही नाम वाले किसी बंदे ने उस चेक बुक पे साइन मार के चेक लगा के विड्रॉ कर लिए अमाउंट काफ़ी गवर्नमेंट के अकाउंट से इधर उधर। तो वो ऐसे भी केसेस आते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो एक्चुअल में सिग्नेचर फोर्स थे उसमें वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हमारे इसी आसपास के एरियाज़ के तो वो इन्वॉल्व हैं। वो भी उस पर भी कंक्लूजन निकले हैं कि वो एक्चुअल में मिलके ही करा गया था सारा कुछ और इवन उसमें जो बैंक के KYC के डॉक्यूमेंट्स तक चेंज करे गए इस केसेस में कि पता ना लग पाए कि हमारे एक्चुअल सिग्नेचर कैसे थे। वो पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कह रहा है कि जी ये मेरे सिग्नेचर बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे इसने फोर्ज किए हैं, जबकि एक्चुअल में क्या था जिस बंदे ने फोर्ज किए हैं सिग्नेचर वो सिग्नेचर उसी के ही हैं लेकिन जो बैंक रिकॉर्ड्स में भी सिग्नेचर चेंज करे गए।
जो KYC के डॉक्यूमेंट है उसमें साफ कटिंग मिली हमें, कटिंग के ऊपर दोबारा सिग्नेचर किए गए थे, जो एक्यूज पर्सन था उससे कराए गए थे सिग्नेचर, उसको धमका के या जैसे भी। तो ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें इतनी हद लेवल की मैनिपुलेशन होती है कि नॉर्मल बंदा समझ भी ना ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ कैसे इतना केस मैनिपुलेट कर दिया गया। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ? हाई प्रोफाइल में एक हरियाणा के केस था, तो उसमें मर्डर ट्रायल चल रहा था और मर्डर ट्रायल भी वो बाद में बना, पहले वो सुसाइड का केस बनाया गया था। उसमें क्या था, हरियाणा के पास में एक नहर है, हरियाणा के रीजन में पड़ती है हमारे हरियाणा स्टेट में, तो वहाँ पे एक बंदे को मतलब ये अलीज किया गया कि इस बंदे ने नशे में था और ये गाड़ी लेके अपनी नहर में कूद गया सीधे, और वो गाड़ी उसकी मिली नहर से, वहीं से मिली। उसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने करी तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो सामने निकल के आए बाद में। एक तो पहले जो पर्सन था उसके ब्लड में ड्रग का कंपोनेंट मिला, इट वॉज नॉट अल्कोहल लेकिन ड्रग का कंपोनेंट था उसके ब्लड में। सेकेंड थिंग, जब वो उसकी गाड़ी थी उससे जहाँ पे वो नहर में गिरी थी उससे जस्ट 100 मीटर पहले वहाँ पे टायर के रुकने के मार्क्स थे कुछ, और कुछ इस तरह से स्क्रैच के मार्क्स थे टायर्स के, साइड पे आके कार रुकी है बिल्कुल नहर के कोने, रोड से ऑफ रोड बिल्कुल नीचे मिट्टी पे, तो वहाँ पे उस गाड़ी के टायर के मार्क्स थे, उसी कार के जो गाड़ी नीचे नहर में गई थी। तीसरी चीज़, वहीं पे फुटप्रिंट मिले एक पर्सन के। तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो ये बाद में पता लगा, जब कंप्लीट पता लगा, और जब गाड़ी भी नहर में गई है तो उसका जो लेफ्ट वाला डोर है, जो पैसेंजर साइड डोर होता है, वो पूरी तरह बंद नहीं था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चलती गाड़ी में पैसेंजर डोर ओपन मतलब कहते रहा हो थोड़ा सा, और जब नहर से गाड़ी निकाली गई तो वो डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, पूरी तरह लॉक नहीं था वो डोर। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। यस, उसमें यही था, उसमें ये था कि पर्सन को इंटॉक्सिकेट करके ड्राइवर सीट पे बैठा के और उससे थोड़ी देर पहले ही गाड़ी चला के, जो दूसरा बंदा एक्चुअल में चलाने वाला था, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, उसको नशा देके ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वो बंदा जिंदा था, अगर उसको मार के वो डाला जाता फिर तो पोस्टमार्टम में पता लग जाता कि ये बंदा मरा हुआ था, क्योंकि हमारे डायटम्स होती हैं एक चीज़, तो वो क्या होता है, जब बंदा जिंदा होता है और पानी के अंदर जाता है तो वो डायटम्स हमारी हड्डियों तक पहुंच जाते हैं अंदर। और इसमें क्या था कि उसके डायटम्स जो थे वो हड्डियों तक थे। अब सामने तो यही आ रहा था कि इसने अपना भी नहर में लेके गाड़ी गलती से चाहे या जैसे भी, तो वो उसमें गिर गया नदी में, चाहे उसको एक्सीडेंट माने या चाहे सुसाइड माने, जिस भी फॉर्म में हो, ठीक है जी। लेकिन बाद में जिस समय चेक हुआ तो उसके ब्लड में कहते हैं कंपोनेंट था ड्रग का, ड्रग्स थे उसमें कंपोनेंट में। तो उससे जब क्या कहते हैं ड्रग एस्टिमेशन करी गई कि कितना एस्टिमेटेड ड्रग हो सकता है, तो उससे सामने निकल के आया कि बंदे के ब्लड स्ट्रीम में इतना ड्रग है कि बंदा होश में नहीं हो सकता। ओके। अब जिसके बंदे होश ही ना हो गाड़ी कैसे चलाएगा। फिर जहाँ 100 मीटर पहले, अराउंड 100 भी नहीं 80 मीटर सिर्फ पहले मिट्टी में जो टायर के मार्क्स मिले थे, क्यों उसने 80 मीटर पहले ही गाड़ी रोकी वहाँ पे? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़, वहाँ पे फुटप्रिंट है एक बंदे के मिली है वहाँ पे, लेकिन फुटप्रिंट उस बंदे के नहीं है जो बंदे गाड़ी में बैठा हुआ है अभी, जिसकी डेथ हुई है, तो वहाँ फुटप्रिंट्स भी मिले हमें एक बंदे के। तीसरी चीज़ इसमें और जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि वो डोर क्यों खुला था थोड़ा सा। तो बाद में जिस समय पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुई तो उससे क्लियर ये हुआ कि उस पर्सन को इंटॉक्सिकेट करा गया पहले नशा दे के, चाहे वो उसने डेलिबरेटली अपना आप लिया या चाहे उसको गलती मतलब दूसरे वे में एडमिनिस्टर करा गया, लेकिन उसके ब्लड स्ट्रीम में और ड्रग के कंपोनेंट थे। फिर उसके बाद उस बॉडी को गाड़ी चला के उसको ड्राइवर सीट पे बैठा के और दूसरे बंदे ने गाड़ी चला के और साथ में उसके बाद वो कूद गया बंदा गाड़ी से। उसमें साफ़ी ये चीज़ निकल के आई बाद में। और इवन बाद में फिर उसमें जब गाड़ी का एग्जामिनेशन वगैरह हुआ उसमें, क्योंकि पानी के अंदर थी, उसमें डीएनए एविडेंस तो कोई खास नहीं मिल पाया हमें, लेकिन उससे कुछ पहले 1.5-2 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे उसके सीसीटीवी फुटेज का एग्जामिनेशन करा गया। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ निकल के आया कि वो गाड़ी में 2 बंदे बैठे हुए थे, तो वो उसी का साला था जिस बंदे की डेथ हुई। और ये एक हाई प्रोफाइल मैटर बाद में बना था, क्योंकि वो पर्सन एक अच्छी उस पर स्टेटेड था, वो बंदा जिसकी डेथ हुई थी। इस कत्ल का मोटिव पता लग गया सर की सी? मोटिव एक्चुअल में नहीं पता लग पाया था, और इस केस पे मैंने उसके बाद फाइल नहीं चेक करी कि एक्चुअल में मोटिव सामने आया है या नहीं आया है। बट हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन इसमें फोरेंसिक के बेसिस पे बहुत क्लियर कट इसमें एविडेंसेस मिले और सॉल्व हो पाया था केस ये। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये केस था इस पर। ਇੱਕ ਸਰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸੀਰੀयल किलर? एक केस पे मैंने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर थोड़ा सा काम किया था उसमें। एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह मैंने नहीं की थी उसमें, बट उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स को चेक किया था और उनको कोशिश की थी कि अपनी तरफ से जो इनपुट दे सकूं। उस केस में क्या था, 2001 में एक मर्डर हुआ था एक पार्क में, चंडीगढ़ के एक पार्क में, ठीक है जी। उसमें रेप एंड मर्डर का केस था वो, ठीक है जी, सेक्सुअल ऑफेंस इन्वॉल्व थे उसमें। वैसा ही सिमिलर एक केस 2008 में इधर ही हुआ था पंजाब में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। वैसा एक सेम केस 2017 में और हुआ चंडीगढ़ में। तीनों जो थे वो कहीं लिंक नहीं थे पहले केसेस, लेकिन जो इनपुट से उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई तो वो तीनों बंदे एक ही निकला, और उसको रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही सजा भी हुई है। पंजाब हमारी जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने बहुत अच्छा इस पे काम किया, इस केस पे, और ये सॉल्व कर पाए थे केस। वो सीरियल किलर सीगा उसमें, क्योंकि डीएनए एविडेंसेस थे उसमें, तो वो पता नहीं लग पा रहा था कौन बंदा हो सकता है, डीएनए से पहचान नहीं हो पा रही थी बंदे की। लेकिन जब उसको एग्जामिनेशन हो पाया उसका, तो लास्ट वाला जो केस था उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गए थे, कुछ सीसीटीवी की फुटेज मिल गई थी। तो उस केस में वो ऑलरेडी क्या कहते हैं एक्यूज जो था वो इन्वेस्टिगेट उस पर वो चल रहा था, केस चल रहा था, तो मर्डर का ट्रायल उस पर चल रहा था ऑलरेडी। लेकिन जो डीएनए एविडेंसेस थे उसके बेस पे ये ट्रैक हो पाया कि यही वो बंदा था जिसने 2008 में भी मर्डर, रेप एंड मर्डर केस किया था और 2001 में भी किया था। तो ये सीरियल मर्डर केस सॉल्व हो पाया था। किਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ मर्डर ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ रेप करता ਸੀ? हाँ, उसने क्या था, वो पहले उसके साथ जो भी विमेन इन्वॉल्व थी उसमें, उसके साथ पहले पहचान बनाता था अपनी, फिर उसको घूमने के बहाने किसी न किसी बहाने से पार्क में ले जाके उसको रेप करके उसको मर्डर किया हुआ था इसमें। जो लेकिन 2001 वाला था वो उसमें वो साथ में इन्वॉल्व, मतलब वो नहीं थे, उनको टर्म्स नहीं थे। 2001 वाला ऐसे पता लगा था कि वो लड़की उस पार्क के बाहर बैठी हुई थी और उसको जबरदस्ती, जब उसको बाद इंटेरोगेट उसको करा गया तो उसने खुद ही सच उगला था कि ये लड़की बाहर बैठी हुई थी और इसको मैंने क्या कहते हैं जबरदस्ती, हाँ, जबरदस्ती में खींच के ले गया और वहाँ मैंने पहले इसका रेप किया इसको, और उसका इसका मैंने मर्डर किया उसके बाद। तो वो सामने आया था सीरियल किलर केस एक। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। यस, और सेम नेचर ऑफ ਬਾਕੀ ਨਾਲ वो ਵੀ था। इसी तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। अभी तक 3 सामने आए हैं कि 3 उसने किए हैं और सेम बिल्कुल मेथड यूज किए हैं उसने। लेकिन बाद के जो 2 थे उसमें फिर भी वो जानता था उनको, तो वो किसी न किसी टर्म्स में थे। 2008 वाला तो वैसे ही सामने आया क्योंकि वो आपस में जानते थे, और तो ये सॉल्व हो पाया केस। बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहा ये भी सॉल्व करना, क्योंकि वो लिंक नहीं हो पा रहा था। और 2001 का एक ऐसा मैटर था जो इतने सालों से पेंडिंग था, 2008 वाला पेंडिंग था। मैंने इनफैक्ट जब कोर्ट में उनके उसके जो लड़की थी उसके पेरेंट्स को देखा तो बड़ा एक फील होता था कि ये मतलब पता ही नहीं है इनको कि इनकी बेटी को किसने मारा, है ना। वो बहुत अच्छी बेटी थी और वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी जिसकी 2008 में मर्डर हुआ था। अच्छा। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी, इवन अपनी कोचिंग से ही वापस आ रही थी वो जब उसका मर्डर किया गया। और तो ऐसे ऐसे केसेस में हमारी मतलब जो सोसाइटी में विमेन इन्वॉल्व हो रही हैं उन पे इतना ग्रीवियस क्राइम हो रहा है, तो सुन के तो बहुत वो लगता है। बट स्टिल हाँ, ये इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट हम हेल्प कर पा रहे हैं कि आगे ही ऐसे क्राइम ना हो। यही जो कल्प्रिट्स हैं जो पकड़े जाते हैं ऐसे केसेस में, वो दोबारा ऐसे क्राइम ना कर पाए। कम से कम सोसाइटी भी अवेयर हो कि ऐसे क्राइम नहीं करने हैं, क्योंकि पकड़े सब जाते हैं। बिल्कुल। जो उनको लगता है कि हम आज ये क्राइम कर रहे हैं, क्राइम करके भाग जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। पकड़े तो उन्होंने जाना ही होता है, कहीं ना कहीं कोई एविडेंस तो लिंक कर ही देते हैं। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੋ हर एक बार करता? वो कहीं ना कहीं अपना एविडेंस ज़रूर छोड़ के जाता है। उसको जितना मर्जी वो कोशिश कर ले, चाहे वो एक छोटे से फुटप्रिंट के फॉर्म में हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट के फॉर्म में हो, चाहे एक अपने बाल का ही सैंपल क्यों ना हो। एक केस मेरे को ध्यान है अभी भी, तो वो एक है बहुत छोटा सा केस बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन ये कैसे क्राइम लिंक्ड होता है तो उसको क्लियर एग्जाम्पल है उसका। एक थेफ्ट का केस हुआ यहीं चंडीगढ़ का, चोरी हुई घर में, और उसमें क्या था कि घर जिस तरह से मतलब अंदर घुसा बंदा, वो जानने वाला कोई बंदा था उसका उस घर में, ठीक है जी। बड़े आराम से उसने घर में घुसा, लेकिन कहाँ से वो ट्रेस हुआ था, एक खिड़की पे उसका फिंगरप्रिंट मिला, उसका फ्रेश फिंगरप्रिंट बिल्कुल, एक सिर्फ ग्लास विंडो पे उसका एक। एक्चुअल में उसने वो ग्लास विंडो खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं कुंडी टाइट थी, वो खोल नहीं पाया बाहर निकलने के लिए। वहाँ उसका एक फिंगरप्रिंट आ गया था उस विंडो पे। लेकिन क्या था कि वो बंदा उनके घर पे पिछले 1 महीने से आया ही नहीं था, और फिंगरप्रिंट बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि वो विंडोज़ उन्होंने 10 दिन पहले ही कोई सर्विसेज ऑर्डर करके पूरे घर की उन्होंने क्लीनिंग कराई थी। तो घर पूरी विंडोज़ ग्लास क्लीनिंग हुई सारी, और उसका फिंगरप्रिंट किसी भी फॉर्म में वहाँ हो नहीं सकता था, लेकिन वो एक छोटा सा फिंगरप्रिंट उसने वहाँ से पूरा लिंक किया उस पर्सन तक,
तो उन्हीं का ही एक नॉन जानने वाला पर्सन था। और उसके बाद जब उसको इंटेरोगेट करा गया तो उसे सच उगला कि हाँ मैंने ही चोरी की है। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ? ਉਹ उसने ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं, ਉਹਨੇ? उसने आया वो ओपनली हाउस में, उसको पता था कि कैसे क्या कहते हैं डोर्स कहाँ से कैसे खोले जा सकते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिन जो कंटिन्यूसली घर पे आ रहा है उसको कहीं ना कहीं कुछ तो राज पता ही होंगे ना घर पे ये कैसे आ रहा है। लेकिन हाँ कैसे लिंक हो पाया वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो था उसमें। ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਲਾਈफ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? फिंगरप्रिंट डिपेंड करता है कौन सा सर्विस पे है। अगर आप वुड पे देख रहे हैं, वुड पे बहुत इजीली जल्दी क्या कहते हैं उड़ जाता है मटेरियल, प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा नहीं टिकता। और वहीं अगर हम देखें कोई सपोज पेंट के ऊपर अगर फिंगरप्रिंट लग गया, हमारा पेंट के मार्क्स हैं, फ्रेश पेंट हुआ उस पर हाथ लग गया तो वो बहुत टाइम तक रह सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। ग्लास पे बहुत टाइम तक टिकता है क्योंकि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसमें अमीनो एसिड्स का एक कंपोनेंट होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है बेसिकली एक तरीके का, जो जहाँ भी हम हाथ लगाते हैं, सपोज हमने इसको हाथ लगाया तो यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट आएगा। डिपेंड करता है सरफेस पे कि वो कितनी देर टिकेगा, इस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲकुल ही ਸਾਰੇ सबूत मिटा गया होवे? हम ऐसे अब खुद तो ऐसे किसी केस पे नहीं किया कि सारे ही सबूत मिटा दिए, सबूत तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। बट हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वो जैसे हम सीरियल्स देखते हैं कि जी पहले क्राइम किया, उसने मास्क भी पहना हुआ था, उसने हेड मास्क भी पहना हुआ था, उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे, तो उसके बाद उसने सारा कुछ उसको इथेनॉल से या किसी भी चीज़ से उसको क्लीन पूरा करके गया कि पता ना लगे कि मैं वो पर्सन वहाँ आया था। कोशिश उसने बहुत की कि कोई डीएनए का एविडेंस ना मिले, कुछ भी ना मिल पाए वहाँ पे। नहीं कहीं ना कहीं थोड़ा तो कहीं लिंक हो ही जाता है, क्लीन करने की कोशिश करते हैं जब भी। तो सीरियल्स में हाँ जरूर हम देखते हैं कि सब कुछ क्लीन हो गया, ਜੋ बट एक्चुअल में ऐसा ਸੀਰੀਅਲ नहीं ਚੱਲਦੇ होता। ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤਾਂ बिल्कुल। ਉਹ ਬਿਲकुल डिफरेंट ਹੁੰਦੀ आ। मैं ना बड़े इंटरेस्टिंग एक बात आपको शेयर करूँ, जब हम छोटे थे ना खुद, क्योंकि हम मेरी भी शुरुआत जो माइंड एक फोरेंसिक्स की तरफ चलना स्टार्ट हुआ वो सीआईडी, क्राइम पेट्रोल इन्हीं सीरियल से हुआ। जितने भी मुझे लगता है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं हमारे यहाँ पे अब, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना वो वाली एक इमेज पहले से बचपन से बनी है। तो हम खुद बड़े जब स्कूल से आते थे बड़ा शौक होता था कि जाके सीआईडी का एपिसोड देखना है, या फिर जब क्राइम पेट्रोल आना स्टार्ट हुआ तो बड़ा उसका शौक होता है क्राइम पेट्रोल देखना है। जो उसमें दिखाते हैं वो काफ़ी हद तक अब तो बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक सही शो करते हैं उसमें। पहले हाँ जब हम छोटे थे, जब हम देखते थे उसमें, तो वैसे एक्चुअल में नहीं होती इन्वेस्टिगेशंस कि जाके पुलिस वाले ही अब जैसे हम वो देखते हैं कि दया बड़ा फेमस रहा सीआईडी का कैरेक्टर, कि वो अंदर घुस रहा है और वही चीज़ें ढूंढ रहा है, वो काम नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट जैसे उसमें डॉक्टर सावल के शो करते हैं जो लैब में काम कर रहे हैं, तारिका होगी डॉक्टर। हाँ यस, तो वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो लैब में एक्चुअल में काम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं या सैंपल एनालाइज कर रहे हैं, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट का काम है। वो अब तो फिर भी जो हमारे क्या कहते हैं नए सीरियल्स आने स्टार्ट हुए हैं बड़े रियलिस्टिक से हैं। रिसेंटली मैं वो देख रहा था मनी हाइस्ट, एक बड़ा फेमस हमारे नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, तो उसमें जैसे वो प्रोफेसर क्लीनिंग करता है, सैंपल्स इम्पार्ट करता है। जैसे आप बात कर रहे थे कि हाँ फोरेंसिक सैंपल्स क्या वो भी किए जा सकते हैं कि इम्प्लांट करे हों, एक्चुअल में वो सैंपल वहाँ प्रेजेंट ही ना हो, ऐसा भी होता है। वो देखा ही हमने प्लांट इसमें किए जाते हैं, प्लांट बहुत सारे केसेस में किए जाते हैं। अब जैसे एक मर्डर ट्रायल जिसकी मैं बात कर रहे थे, सुसाइड नोट मिला था, और उसमें सुसाइड नोट था वो 15 दिन बाद जाके मिला उस घर से। पुलिस वाले पहले उसको सब पूरा घर ढूंढ चुके हैं, उसके जो लेडी है उसकी कबर्ड भी ढूंढ चुके हैं, बेड ढूंढ चुके हैं, बेड साइज ढूंढ चुके हैं, साइड टेबल ढूंढ चुके हैं, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इन लॉज 15 दिन बाद प्लांट करता हो, किसने किया तो वो सेपरेट इशू है, लेकिन बात यह है कि 15 दिन बाद जाके एक सुसाइड नोट इम्प्लांट होता है और 15 दिन बाद जाके पुलिस वाले को वो मिलता है कि जी एक सुसाइड नोट भी है इस केस में, जिसमें उस लेडी ने अपना पूरा वो लिखा है कि जी मैं ऐसे ऐसे थी और तब मैं अपना सुसाइड कर रही हूँ। तो वैसे इम्प्लांट भी होते हैं। ਤਾਂ ਸਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? इसमें पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पुलिस डिपार्टमेंट्स हमारे। अब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हो गई हैं सारी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से केसेस सॉल्व करती हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई क्लू तो मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि केसेस अनसॉल्व रह जाएं। कुछ केसेस रह भी जाते होंगे ज़रूर, लेकिन काफ़ी हद तक अब केसेस सॉल्व हो जाते हैं ऐसे। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ?
अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि नहर में पार्ट्स करके बहा दिया गया, अब वो तो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो अलग अलग जगह मिलेंगे, कहीं कोई पार्ट मिला है तो वो उसके अंदर डीएनए में होगा ज़रूर, उस पार्ट में भी चाहे पार्ट अगर मिला, सपोज अगर 4 दिन बाद भी कोई पार्ट मिल रहा है कहीं किसी कॉर्नर में जाके कोई मिला किसी को, सपोज कहीं सिर मिल गया किसी को कुछ बड़ा है ना, उससे पता लगेगा कि कौन था कौन ये बंदा। फिर उससे ये ट्रैक होगा कि ये बंदा कहाँ के रहने वाला है, कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, मिसिंग की रिपोर्ट्स होंगी, मिसिंग से पता लगेगा कि कौन बंदा था, हो सकता है उसका कोई डीएनए का रिकॉर्ड हो, उससे चेक हो जाएगी ये पार्ट उसी बंदे का है, तो वहाँ से वो लिंक हो गया कि पार्ट किसका है। फिर ये चेक होगा कि ये बंदा कहाँ कहाँ कब कब गया था। अब घर वालों ने बोला कि जी रात को 7 बजे निकला बाइक लेके और उसके बाद से घर कभी नहीं आया, तो उसका ट्रैक करने की कोशिश होगी कि उसकी बाइक कहाँ है। फिर उसकी बाइक सपोज क्या कहते हैं उनके घर से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक पेड़ के पास कहीं पड़ी हुई मिली है बाइक, तो फिर वो एरिया चेक होगा कि वहाँ कोई क्या पता और कोई वीडियो एविडेंस मिल जाए उनको, या हो सकता है कोई डीएनए एविडेंस उसके आसपास मिल जाए ऐसा बाइक के आसपास। तो बहुत ਇੱਕ सारी ਪਿੰਜਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੈਡ बॉडी किस दी सीगी। हाँ बिल्कुल पता लगा है इसका, जैसे हमारी कहते हैं जो आप बोल रहे थे कि बरियल कोई साइट है, सपोज किसी को मार के दबा दिया गया है ना, तो फिर जब उसको निकालेंगे वहाँ से अंदर से अगर उसके तो बोन्स होंगी, उसके टीथ होंगे, उसके पार्ट्स होंगे, चाहे वो बहुत पुरानी भी अगर डेड बॉडी है तो वो उनमें से डीएनए मिल जाएगा। डीएनए मिलेगा तो उससे फिर पता लगेगा कि ये बंदा कौन हो सकता है। ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਡੀਐਨਏ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। हाँ टीथ तो Body मिल ਦੇ जाता है ਵਿੱਚੋਂ। बिल्कुल बिल्कुल। दंद जेडे होंगे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं हमारे, यस दंद है। हेयर सैंपल भी कितनी बार होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक वो डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशंस, तो हेयर का भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड होता है। हम देखते हैं क्योंकि एक- ममीफिकेशन जिसको बोलते हैं, ममीज़ होती हैं हमारी इजिप्ट में जो ममीज़ होती हैं वो अभी भी उसी फॉर्म में प्रिजर्व्ड हैं, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो उसको बरी करा गया। अब गीली मिट्टी में थोड़ा सा अलग मेथड होता है डिकम्पोज होने का, और वहीं जितनी ड्राई मिट्टी है वहाँ पे थोड़ा डिकम्पोजिशन अलग टाइप की होगी, तो वो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ हाँ ਸਕਦਾ ਹੈ? फेस रिक्रिएशन होंगी है बिल्कुल, क्योंकि अब हमें स्केलेटन मिला है, ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬੋਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਥ ਨੇ, ਜॉ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਹੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਬੋਨਸ, ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਮਤਲਬ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੀਚਰ ਇੱਕ, ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਆ ਆ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੈਲਟਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਟਰੈਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? कुछ केसेस आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के भी, क्योंकि कुछ केसेस तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट्स या फिर गवर्नमेंट लैब्स ही सॉल्व करती हैं, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आती हैं। एक केस मेरे को आया ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ एक्यूज़ वालों केस ਸੀਗਾ बेसिकली वो, ठीक है जी। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ कहते हैं ਹਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੋਥ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੀਮਨ ਦਾ ਸਟੇਨ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਮਨ ਦਾ ਸਟੇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸੀਮਨ ਦਾ ਸਟੇਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ,
ਤੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਟ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੀਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ M ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਦੁਬਲੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਪੇਰੈਂट्स इन्वॉल्व ਸੀਗੇ। मोटिव की सी सर उन्होंने? मोटिव पुरानी रिवेंज क्रिएट करना। जो उसके फादर थे उनकी आपस में डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेके उसके लड़के के फादर के साथ। अच्छा। तो ये आपस के रिवेंज जो थे उसके चक्कर में इन्होंने मतलब ये सारी कहानी बनाई पूरी। रिवेंज लैंड दे चक्कर दे विच अपनी कुड़ी ते झूठे रेप केस दा पर्चा करवा। बिल्कुल ऐसा भी होता है सोसाइटी में। तो उसमें बाद में सच निकल के आया कि वो एक्चुअल में उन्होंने ही फंसाया था। और जब इंटरोगेशन कंप्लीट हुई, सारा कुछ हुआ, तो पुलिस वालों का खुद भी कंक्लूजन सबका ये निकल के आया। पर सर ये फॉल्स एलिगेशंस। दूजी फ्रेंड सी वो किवें इन्वॉल्व होगी फिर इस दे विच? वो उन्होंने आपस में कई टर्म्स कुछ होंगे या पहले से कोई प्लान्ड होगा जिस भी वे में था, लेकिन उन्होंने आपस में ये चीज़ें मिलके करी सारी। बहुत सारे ऐसे केसेस और भी होते हैं, हमें पता नहीं लग पाता। कुछ में तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाती और जिनको बेचारों को सजा हो जाती है, जिन लड़कों को, वो एक्चुअली इन्वॉल्व ही नहीं होते उसमें। फेक केसेस में भी हो जाती हैं कितने, क्योंकि एविडेंसेस वो सपोर्ट कर रहे होते हैं ना। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसा केस है जो मतलब इतना इजीली एक तो हाईलाइट हो जाता है, ऊपर से इसमें सज़ा बहुत जल्दी करते हैं हमारे जो, खासकर जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों। बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स खुद ज़बरदस्ती किसी न किसी बदला लेने के लिए कुछ, और अपने जो अंडर एज जो लड़कियां हैं उसको बीच में इन्वॉल्व करके कि जी इनके साथ, इसके साथ ऐसे ऐसे रेप हुआ, ये हुआ, ऐसे भी इम्प्लांट करते हैं केसेस। ये भी किया जाता सर कई बार जो स्पर्म है उसनू जो अंडरगारमेंट दे ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ समय बाद उस चीज़ ਨੂੰ जो है केस बनाया जाता है। इस तरीके के भी केस आते हैं? ऐसे भी केसेस होते हैं। मैंने ऐसे केस पे वर्क नहीं किया कि जिसमें ऐसे प्लांट किया हो, मतलब जो पुराना ऐसे प्लांट करे, बट हाँ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं हम भी, क्योंकि हम भी केस स्टडीज करते हैं सारी। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं। शेयर करो जो स्टडी किया हो। इसमें एक केस जैसे ये प्लांट आप बोल रहे हैं ना, सीमेन से प्लांट किए वाले केस है, उसमें मुझे उस केस में ये नहीं समझ आता भी कि सीमेन का स्ट्रेन वो लेके कैसे आए थे उसका। तो जहाँ तक कंक्लूजन, वैसे अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस टाइम पे जब मैंने केस स्टडी की थी, कि वो हस्बैंड वाइफ ना थ्रू IVF और थ्रू अदर मेथड्स बेबी प्लान कर रहे थे। तो कहीं उसने अपना सीमेन का स्ट्रेन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कहीं शेयर किया था किसी लैब में। तो वहाँ का एक पर्सन जो है वो उसके आपस, जो लड़की को जिसने एलिज किया कि हाँ जी मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, तो वो आपस में टर्म्स में थे। जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही थी जब तक मैंने केस स्टडी की थी, तो उन्होंने वहाँ से कहीं से उसका सीमेन स्ट्रेन लेके उसके अंडरगारमेंट्स में प्लांट करके, और तब ये चीज़ें की। मतलब ये कितना ग्रीवियस हो चुके हैं ना क्राइम, मैं समझ नहीं खुद ही। IVF ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ प्लांट करती चीज़। बिल्कुल स्टडी करने, एग्जामिनेशन के लिए दिया होगा या जिस भी पर्पज़ के लिए दिया, तो सीमेन का स्ट्रेन वहाँ से प्लांट हुआ, या और किस तरीके से उन्होंने ऑब्टेन किया होगा स्पेसिफिक मुझे तो नहीं समझ आया उसमें। लेकिन हाँ वो सीमेन का स्ट्रेन उसके अंडरगार्मेंट में मिला था, जबकि वो पर्सन उसके साथ इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता था, वो कोई भी एविडेंस से सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। ਇੱਕ ਸਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ?
इस तरह के केस और रिवेंज वाले केसेस तो बहुत हैं कि कहीं ना कोई मोटिव तो इन्वॉल्व होता ही है केसेस में। अब चाहे हम ये सेक्सुअल हेरेसमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे और टाइप के जो मर्डर के केसेस हैं, या जिसको सुसाइड क्लियर किया जाता है, रिवेंज तो कहीं ना कहीं है ही ऐसे केसेस में। तो इस टाइप के केसेस, एक दिल्ली एरिया का एक केस था, मेरे को ध्यान है 2014 की बात है ये, तो मैंने वो केस पे थोड़ा काम किया था उस टाइम पे। और उस टाइम मेरे को अच्छी तरह ध्यान है उसका कि वो बड़ा क्लियर कट रिवेंज का केस था वो। उसमें भी यही चीज़ इन्वॉल्व थी कि पर्सन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लड़की मानती नहीं थी शादी करने के लिए क्योंकि घर वाले नहीं मानते थे, और वो लड़का जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा था। रिवेंज लेने के लिए उस लड़के ने उसका जो एक फ्रेंड था, लड़की का जो एक फ्रेंड था, उसके साथ मिलके उसको बुलाया एक जगह और वहाँ उसका मर्डर कर दिया। अच्छा। तो ये रिवेंज का, क्योंकि वो मानती नहीं थी उससे शादी करने के लिए, और उसका फ्रेंड ही उसके साथ मिलके उसको ले गया अपने साथ, और वो बेचारे पढ़ने के लिए गई हुई थी बाहर, यूपी के एक एरिया है वहाँ रहती थी वो लड़की, और वहाँ से वापस आई थी वो जैसे इधर और दिल्ली में, और उसको बुला के उसका मर्डर कर दिया। ग्रीवियस मर्डर केस था वो, 2014 में बड़ा मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था वो केस। तो ऐसे ऐसे रिवेंज के केसेस बहुत हैं, कितने केसेस तो सामने भी नहीं आते, पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल उसमें मोटिव क्या होंगे, सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं अच्छे से, या केसेस बॉडीज़ ही नहीं मिलती हैं, तो बॉडीज़ नहीं मिलेंगी तो कैसे क्राइम ट्रैक होगा। बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं। लेकिन हाँ, अब सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी हाई नाउ, और ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती हैं, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब तो फोरेंसिक जो टूल्स हैं हमारे इंडिया के, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स हमारे बहुत अवेयर हो चुके हैं। बट हाँ, एक चीज़ और फैक्टर प्ले करती है, जो मैं हमेशा ही बच्चों के साथ भी, जब भी मैं कभी कोई बच्चों के सेशंस भी लेता हूँ कभी, तो हमेशा डिस्कस करता हूँ उनके साथ भी कि जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ना जो हमारे क्रिमिनल्स हैं वो और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो वो क्या है कि जैसे अब साइबर क्राइम बहुत फेमस है अभी, जो हम अरेस्ट की बात करते हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, डिजिटल अरेस्ट। अब वो क्या है, बेसिकली वो साइंस की एडवांसमेंट ही है कि आप ऑनलाइन कहीं से दूर से बैठ के बंदे को 2-2 दिन घर में आप बंद रख रहे हो, उसके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकाल रहे हो, है ना। है तो वही चीज़। तो जैसे जैसे हमारे कहते हैं वो एडवांस हो रही है, साइंस एडवांस हो रही है, वही क्रिमिनल्स के लिए भी तो काम ਆਤੀ ਹੈ वही ਸਾਇੰਸ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। अभी रिसेंटली हम बहुत सारे वैसे तो केस रिसेंटली क्या बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं, वो स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी होती हैं पहले ऐसी। तो क्रिमिनल्स भी जो हमारा सोशल मीडिया है या हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं इससे अवेयर होते ही हैं। अब पहले लोगों को साइबर क्राइम नहीं पता होता था, टीवी देख देख के कि जी साइबर क्राइम जैसी भी कोई चीज़ होती है, क्रिमिनल्स ने उसके बारे में पढ़ के वो साइबर क्राइम करने लगे। मर्डर के हम सपोज केसेस देख लें, रिसेंटली जो केस एक बहुत फेमस हुआ कि बॉडी कट करके एक टब के अंदर उसने जो पैक करके ब्लू ड्रम जो केस है, ब्लू ड्रम के अंदर पैक कर दी। वो कहीं ना कहीं से तो क्रिमिनल ने वो अप्लाई किया ना माइंड की, ऐसा भी हो सकता है कि हम काट के उसको ब्लू ड्रम में भी स्टफ कर सकते हैं बॉडी को। नहीं तो क्रिमिनल को कैसे पता कि एक बॉडी इतनी छोटे काट के एक इतने से ड्रम में भी फिट हो सकती है, एक लंबा बंदा है इतना अच्छा खासा, है ना। तो क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं से तो नॉलेज हो रही है ना इस चीज़ों की। तो वो कहाँ से है, वो सारी हमारी जो सोशल मीडिया है या फिर हमारी जितने हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जैसे जैसे क्राइम मतलब बढ़ रहा है वो तभी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा चीज़ को कैसे साफ़ किया जा सकता है। अब हम मनी हाइस्ट की मैंने बीच में बात की कि मनी हाइस्ट में कैसे कैसे वो जगह जगह पे सामान रख के आता है, एक सिगरेट तक वो प्लांट करके आता है कि उस सिगरेट से डीएनए का सैंपल मिले और पता लग पाए कि ये बंदा वहाँ पे प्रेजेंट था उस जगह पे, है ना जी। कैसे वो ग्लास का बॉटल रख के आता है जिसमें लिप प्रिंट्स अवेलेबल हैं या जिसमें डीएनए के सैंपल्स हैं, वो रख के आ रहा है ना, उस जगह पे प्लांट करके आ रहा है। तो ये एक तरीके से हमें ये भी मतलब अवेयर करा रहे हैं कि ऐसे क्राइम हो सकता है तो बच के रहो। दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स को भी तो अवेयर करा रहे हैं कि ऐसे भी तो प्लांट किया जा सकता है किसी को। अब सपोज हम कहते कहीं कि जी यहाँ पे हमें एक पानी की बोतल एक मिली जिसमें हमारे डीएनए का सब कहते हमें फिंगरप्रिंट्स मिल गए बॉटल के बाहर, या कांच का ग्लास पड़ा हुआ था हमें उसमें फिंगरप्रिंट मिल गए। हो सकता है कि वो ग्लास किसी ऑफिस से उठा के ला के यहाँ प्लांट किया हो। क्रिमिनल अवेयरनेस है ना ये, तो ये कहाँ से दिमाग में आएगा। हमने देखा कि ऐसा हुआ है। अब वो सिगरेट वाला जो हमने बात की अभी, है ना, वो अब कहीं से प्लांट किए इधर, तो उसमें हमें डीएनए के ट्रेस मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स भी हमारे उतने ही अवेयर होते जा रहे हैं।
हमारी सोसाइटी को भी यही ज़रूरत है इस टाइम कि क्राइम जैसे बढ़ा है, लेकिन अवेयरनेस भी उतनी ही स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी ਬਿਲਕੁਲ है। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਡਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ? नहीं, मेरे को तो हले नहीं इदा दा केस कि जिहदे च मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की होवे, पर हाँ केस स्टडीज़ बहुत सारे ऐसे केसेस की है, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हो चुके हैं। हमने खुद ही सुना होगा पिछले कुछ ही सालों में कि एक वहाँ पे ड्रम में पैक्ड बॉडी मिली, या एक सूट केस वाली जो केसेस हैं, जैसे दिल्ली का केस हुआ था। दिल्ली में केस हुआ था कि अपनी गर्लफ्रेंड को मार के उसने सूट केस में स्टफ कर दिया, और उसके बाद उसको फेंकने जा रहा था कि बस में पकड़ लिया उसको जाते हुए। क्रिमिनल्स कितने अवेयर हो गए हुए हैं कि बॉडीज़ को पैक करके लेके जा रहे हैं ऐसे काट पीट के, है ना। तो ये ऐसे केस तो बहुत हैं अभी। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, ਆਇਆ लुधियाना case। तो वही है, लुधियाना ब्लू ड्रम वाला इतना फेमस केस होया ही है। यूपी ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਬਿਲकुल उसਦੇ ऑपोजिट निकलिया? एक केस मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, उसमें घर वालों ने ये एलिज किया कि इस बंदे को बाहर पहले क्या कहते हैं जला दिया गया, उसके बाद घर पे भी आग लगा दी गई। ठीक है जी, ये एलिज हुआ। तो अब प्राइम फेशिया जब एग्जामिनेशन हुई उसकी, और उसमें तो साइट विजिट की थी मैंने, तो मुझे अच्छी तरह याद है आज भी कि हमने जब उसको एरिया को एंटर करके देखा तो हमें खुद ऐसा लगा एक बार कि हाँ इसको शायद जला के उसके बाद ये दिखाने के लिए कि ये जल के मरा है, तो वो घर भी जला दिया गया। जब फायर इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें कंप्लीट, तो उसमें क्लियर लेकिन ये पता लगा कि जो फायर थी वो इनिशिएट ही मीटर से हुई थी, जो वहाँ पे मीटर बॉक्स था, आग वहाँ से जलनी स्टार्ट हुई। उसके बाद जो ये मेन एंट्रेंस डोर एक ही था उस एरिया का, वो सेकंड फ्लोर था ऊपर का, मेन एंट्रेंस डोर एक ही था। मेन एंट्रेंस डोर के पास ही उसका बॉक्स था, जिससे हम देखते हैं ना ऊपर हम फ्लैट्स में चढ़ते हैं तो सिर्फ हम वहीं पे मीटर बॉक्स लगे होते हैं, और तो वहाँ से आग लगनी स्टार्ट हुई। डोर से वो एग्जिट कर नहीं पाया बाहर, और वो बंदा वहीं जल के मर गया। तो एक्चुअल में बाद में ये निकल के आया सच, लेकिन इनिशियली लग रहा था कि हाँ सच में हो सकता है कि उसको मर्डर किया हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इनिशियली जो लग रहा होता है वो बाद में नहीं निकलता। लेकिन वो नेचुरल एक वो था कि आग लगी वहाँ पे। अब आग कैसे लगी वो हम पूरी डिटेल में मतलब उस पर अभी तक नहीं हो पाया था कि आग लगने का रीज़न जो इनिशियली निकल के आया था वो ये था कि अपना आप ही उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। हो सकता है उसमें कुछ मैनिपुलेशन अगर बाई चांस हो तो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उस केस में। तो ऐसे भी होता है केसेस में, बहुत सारे और भी केसेस ऐसे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। ऐसे फायर इन्वेस्टिगेशन में बड़े इंटरेस्टिंग केसेस एक आते हैं, ये फॉल्स क्लेम के केसेस आते हैं। अब एक रिसेंटली एक अपार्टमेंट में एक 11th फ्लोर का अपार्टमेंट है, वो एक बिल्डिंग है, तो वो 11th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी है और वहाँ पे लिफ्ट में आग लगी उसकी लिफ्ट में। तो फायर इन्वेस्टिगेशन ने जिस समय उसकी ऑर्डर करी गई थ्रू दी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि लिफ्ट इंश्योर्ड थी और कमर्शियल लिफ्ट थी, अच्छी खासी वैल्यू भी होगी उस लिफ्ट की। तो वो कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में ये पता लगा कि उसको केरोसिन से जलाई गई थी लिफ्ट जानबूझ के, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कि वहाँ पे नई लिफ्ट लग जाए। हो सकता है कि लिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, या हो सकता है लिफ्ट उनको नहीं चाहिए हो, जिस भी मोटिव की वजह से वो। तो उसको जब इन्वेस्टिगेट करा गया तो पहले लग रहा था कि हाँ यार देखो आग लगी है लिफ्ट में, अपना आप ही है ना। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो वही कह रही थी, सजेस्ट कर रही थी कि लिफ्ट में आग लगी है और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हुआ क्या, उसमें वहाँ केरोसिन के ट्रेसेस थे। ग्राउंड फ्लोर पे नीचे केरोसिन के थोड़े से स्टेन्स मिले। क्या था उसमें, केरोसिन थोड़ा पोर किया गया, जो लिफ्ट और आपकी जो डोर है उसके बीच में गैप होता है, वहाँ से केरोसिन वो नीचे तक गिरा जाके ग्राउंड फ्लोर पे भी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना नेचुरल किसी फॉर्म में भी। और उसका बर्निंग का पैटर्न भी जब उसका एनालाइज करा गया, उससे पता लगा कि ग्राउंड नीचे जो बेस है उसका वो पहले जलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऊपर का पोर्शन जला है। तो उससे क्लियर ये पता लगा, और उसमें उनको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिला और लिफ्ट का नुकसान भी हुआ। ਸਰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋरेंसिक एक्सपर्ट ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? जब इन्वेस्टिगेशन इसमें होती है, रेप केसेस में होती है, सबसे पहले तो डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है उसमें, खासकर जो सीमेन के स्टेन्स हैं, या जहाँ पे भी अगर बोल रहे हैं कि इस जगह पे रेप हुआ है तो वहाँ सपोज कोई बेडशीट है, कोई पिलो पड़ा है आसपास, कोई और चीज़ें हैं, सबसे पहले तो उसकी सीन को सिक्योर किया जाएगा कि किसी और का डीएनए ना चला जाए वहाँ पे बीच में गलती से। फिर उसके बाद उस जगह को फोटोग्राफ किया जाएगा, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी हैं, कोई चीज़ जगह से इधर उधर हुई है या कहीं पे भी कोई भी चीज़ें इधर डिस्टर्ब्ड हैं तो अनयूजुअल चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसको फोटोग्राफ किया जाएगा सारा। डीएनए किस किस चीज़ का सर उतो मिलता है?
डीएनए उसमें हेयर के सैंपल्स मिल सकते हैं, हो सकता है बाल गिरा हो, सीमेन के स्टेन्स हो सकते हैं, उसमें स्किन की लेयर्स कोई हो सकती हैं, सपोज किसी को स्क्रैच किया है रेप के से बचने के लिए वो मिल सकती है, या जो लड़की जिस पे अगर रेप हुआ है तो उसके नेल्स में हमें डीएनए मिल सकता है, और उसके अंडरगारमेंट्स तो है ही, उसकी बॉडी के ऊपर से हो सकता है कोई और स्टेन्स कहीं से मिल जाए हमें, सराउंडिंग जो आसपास का एरिया, सपोज कोई कारपेट है नीचे वहाँ से मिल सकता है हमें। हेयर का सैंपल तो बड़ा इजीली अगर ढंग से ढूंढा जाए तो मिल जाता है ऐसे केसेस में। डीएनए के सीमेन के स्टेन्स बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। इसी को फिर जब एग्जामिन करते हैं लैब्स में तो डीएनए निकल के आता है कि किस पर्सन का डीएनए है। फिर जिस पे एलिगेशंस होती हैं कि हाँ इस बंदे ने ही किया है ये, तो उस बंदे के डीएनए के सैंपल के साथ मैच करा जाता है। अगर वो दोनों चीज़ें कोलैबोरेट कर रही हों तो उस पर कंक्लूजन पे आया जाता है कि हाँ जी रेप हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद बॉडी फीमेल की देखी जाती है कि फॉल्स कहीं ऐसा वो ना हो कि रेप हुआ ही ना हो, ये कंसेंशुअल हो, है ना। तो वो उस पर ऐसे भी केसेस होते हैं कि कंसेंट के साथ हो लेकिन बाद में किसी वजह से रिवेंज लेने के लिए या कोई अपनी बातें मनवाने के लिए या सपोज किसी भी वे में, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि बाद में उसको रेप जबरदस्ती बना दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि कहीं के कोई जबरदस्ती के कोई मार्क्स है या नहीं है, या ऐदा ही मतलब जबरदस्ती बनाया हुआ है कि रेप होता है पर हो है नहीं एक्चुअल च ऐदा दे भी होंगे ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰ ਕੇਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਰੇਪ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। काफ़ी समय टाइम डिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई अंडरगारमेंट आप एग्जामिन कर रहे हैं सीमेन स्टेन्स के लिए तो वो हमेशा रहेगा उसमें। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ तो वो बहुत ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ कि हाँ इतने कुछ मंथ परसेंट पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे हमारे जो सीमेन के स्टेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, सीमेन स्टेन्स हैं या कुछ हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक क्लोथ्स में उसके स्टेन्स रहते हैं, धुलने के बाद भी रहते हैं। इनफैक्ट अगर वो अंडरगारमेंट्स को धो भी कितना दिया टाइम जाए पीरियड ਹੁੰਦਾ ਸਰ उसमें उसमें कोई सर्टेन ऐसे टाइम पीरियड नहीं होता, बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होता है। बट हाँ काफ़ी टाइम पीरियड तक भी मिल जाते हैं। कपड़े जे धुल गए वो तो बाद भी मिल जाते स्टेन्स ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ क्या कहते हैं बाद चो जो एलिज कर रही है कि मेरे नाल होया है तो वो फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कौन से और ऐसे एविडेंसेज हैं जो तब कलेक्ट किए जा सकते हैं, या कुछ केसेस में वैसे तो मोस्टली सैंपल्स तो डिस्ट्रॉय हो ही चुके होते हैं तब तक, क्योंकि अगर सपोज कोई 1 साल बाद बोल रही है तो उसमें क्या सैंपल मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती फिर ऐसे खास। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ Factors- ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। टाइम पीरियड है जो फिर साइंटिफिक एविडेंसेज है उनका टाइम पीरियड है, क्योंकि हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है। यानी आज वो सैंपल है कल ना हो, है ना। अब सपोज हम चाहे किसी छोटी छोटी चीज़ों की बात करें, हम चाहे डीएनए सैंपल, अब सपोज हम कह रहे हैं इस रूम में कोई रेप हुआ है, अब आज हेयर का सैंपल है यहाँ पे, अब सपोज कंटिन्यूसली झाड़ू लग रहा है, उसके बाद अब झाड़ू लग रहा है तो फिर वो कहाँ से मिलेगा, कूड़े पे चला गया वो तो हेयर, तो वो डीएनए सैंपल नहीं मिलेगा वहाँ से। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ पैसे की इन्वॉल्वमेंट जहाँ भी है वहाँ पे कहीं ना कहीं क्राइम बीच में ऐड हो ही जाता है बहुत सारे केसेस में, है ना। तो फर्जी ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ प्रिपेयर ਹੁੰਦੇ हैं फर्जी सिग्नेचर करके या फर्जी राइटिंग क्या कहते हैं बना के जी ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਵਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਤਾਊ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ हैं, तो फर्जी विल ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਰॉड ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਚੈੱਕ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਾਤੇ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲਾਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਚੁਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੈਸੀਮਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਾਤੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫਾਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰॉपर्टी ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ एक केस यहाँ पंजाब तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का एक मेरे पास तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का एक मेरे पास केस आया था पहले तो उसमें यही था उसमें बहुत सारी बड़ी एंसेस्ट्रल लैंड थी बहुत बड़े बड़े फार्म्स और सब कुछ था उसमें एक टेंपल वाली पूरी बिल्डिंग थी उसमें एक इंडस्ट्रियल पूरा प्लॉट था उसमें बीच में वो सारी लैंड एक पर्सन की थी उसमें तो उन्होंने की किया कि अब साढ़े दादाजी की प्रॉपर्टी सारी है तो उन्होंने सारी फर्जी उन्होंने विल बना के ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਾਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 15-17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇਹ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫੇਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਵੀ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ आई सीरियल किलर एक ना बहुत फेमस एक केस रहा था पहले का ये 90s का केस है ये तो हम इसको जब हमारी एजुकेशन पार्ट में थे तब भी हम स्टडी करते थे इसमें वो मल्टीपल मर्डर का केस था सेम वे से
उसमें क्या था कि एक नाइट्रस कंपोनेंट होता है, उसको खाने में मिला के उस लेडी इन्वॉल्व थी इसमें, तो उसने मल्टीपल हाउसेस, वो एक हाउस हेल्प थी बेसिकली, वो उसके अंदर पता नहीं किस चीज़ की रिवेंज थी, तो लेकिन उसने बहुत मल्टीपल हाउसेस में ऐसे ही किया था और अलग अलग स्टेट्स में जाके, जैसे आज वो सपोज इस स्टेट में है, पंजाब में है, तो उसने 1 या 2 घरों में ऐसे किया कि जहाँ वो काम करती थी वहाँ खाने में उसने नाइट्रिक कंपोनेंट मिला के, और वो उससे डेथ हुई वहाँ पे, और बाद में फिर किसी और जगह पे भी हुई। तो ये सिमिलर नेचर ऑफ क्राइम ना पुलिस वालों ने भी ट्रेस किया कि मल्टीपल क्राइम्स ऐसे ही सेम स्टेट में हो रहे हैं, सेम कंपोनेंट से मरने पे हो रहे हैं। फिर जब इसको पूरे तरह से ट्रेस करा गया, इसको बहुत सालों लगे इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन उससे ये पता लगा कि ये जो हाउस हेल्प है ये इन्वॉल्व थी उसके मर्डर में, और उसमें बनाया क्या होता था, चोरी का केस वो बेसिकली, कि जी वो बंदे मर गए उसके बाद घर में चोरी हुई है उसमें। तो लेकिन जब इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट हुआ सारा ये केस, तो तब सामने आया कि वो हाउस हेल्प ही थी जो इनको मार रही थी सबको। तो ये सीरियल एक किलर एक केस बना था। मोटिव की रहता सी ਉਹਦਾ? मोटिव अभी तक समझ कोई उसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं कर पाया था, तो मोटिव किसी के सामने आया नहीं था। चोरी का जरूर आया था कि शायद सामान के लिए ही करती हो या पैसे, ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ पैसे करते भी सी ਉਹਨੇ? उसमें गायब होती हो। 8 या 9 ऐसे मर्डर्स थे अलग-अलग स्टेटाਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अलग अलग जगहों पे उसमें, तो उसमें वुमेन इन्वॉल्व थी। सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस भी हैं ऐसे जो मल्टीपल सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हों अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन लेडी सेम हो इन्वॉल्व उसमें। एक कुछ टाइम पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पास केस आया था, उसमें एक आर्मी का एक जवान है हमारा, वो इन्वॉल्व था उस केस में। तो उसमें यही था कि वो लेडी ने सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस उस पर रजिस्टर किया हो। जब उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई गई तो पता लगा कि 5 और केसेस जैसे अलग अलग जगहों पे उसने उसी लेडी ने डाले हुए हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट की उस पर। तो वो बेसिकली क्या था, उसके लिए था कि पैसों की, उसके लिए कि उसको पैसे मिल पाए। और बंगाल से थी वो लेडी, तो वो शी इज़ बिहाइंड दी बार्स नाउ, उसको पकड़ लिया गया था बाद में। तो वहाँ से वो ट्रैक होना स्टार्ट हुआ था। उस केस पे मैंने काम किया था, तो वहाँ से पुलिस की भी हेल्प मिली, सारे उसमें वर्क किया, तो वहाँ से सॉल्व हुआ था वो केस। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? हाँ, मोस्टली सीरियल किलर्स के तो सामने ही आता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एनालिसिस में सामने आता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में कोई ऐसी वो स्ट्रक होती है किसी ना किसी चीज़ को लेके, जिसके वजह से वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑफेंस बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे हमने पहले बात की थी वाले मर्डर केस की, जो ये ट्राई सिटी एरिया का मर्डर केस था, या जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये सीरियल जहाँ किलिंग्स अगर इन्वॉल्व होती है तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं तो बिहेवियरल एनालिसिस होता ही है, और सामने आता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। एक जिमें फोरेंसिक फोटोग्राफी वास्ते है, या सपोज कोई कहते हैं मर्डर का केस जैसे है तो उसमें बायोलॉजी वाला एक्सपर्ट भी होगा जो डीएनए भी कलेक्ट कर सके, फिजिक्स वाला एक जो बंदा भी होगा जिमें सपोज ब्लड दे स्पॉट्स मिले हैं या कोई दीवार ते ब्लड दे निशान ने, तो ਉਹਦੇ एनालिसिस वास्ते भी एक एक्सपर्ट होएगा ਜਿਹੜਾ कि वो चेक करेगा कि बंदा कोई खड़ा करके किनू मारिया है, कि गलत ट्रेसेस ने, कि वो फिजिकल एविडेंसेस भी कोरैबोरेट करने वास्ते, तो या टॉक्सी का सैंपल है, तो मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स वाला है बंदा, सपोज कोई फिंगरप्रिंट लभेगा वो सारे स्पॉट च है ना, तो मल्टीपल परसन ਇਹਦੇ 'ਚ इन्वॉल्व होंगे हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ उधर जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो मल्टीपल चीज़ें मिल के ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ऑब्जर्वेशंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਬਣता है, तभी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਫਰਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ?
थोड़ा ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਤੀ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਆ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ क्या उसकी क्या कहते हैं पकड़ने की पोजीशन ठीक है या नहीं है बॉडी की लाइंग पोजीशन वैसी है या नहीं है ना या फिर जिस फॉर्म में बंदा कहीं जहाँ पे भी बॉडी मिली है क्या वो एक्चुअल में अपना को शूट करके उसी तरीके से गिर सकता नहीं गिर सकता है बंदा है ना वो बहुत सारी चीज़ों की असेसमेंट होती है जिससे हाँ पहले ही स्टेट पे पता लगता है कि ये क्राइम एक्चुअल में इस तरीके से हुआ है नहीं हुआ है एक बेसिक आइडिया तो पहले मिल जाता है उस क्राइम का ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਸਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ मैंने एक्चुअल में ऐसे किसी उस पे केस पे तो नहीं किया जिसमें ऐसे प्लांट किया हो लेकिन हाँ जिस तरह से केस स्टडीज़ की हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें बाद में पता लगता है जब इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होती हैं कि जैसे ब्लड स्पैटर का पैटर्न मिला है ना जी वो ये सजेस्ट कर रहा होता है कि जी मतलब वो बॉडी पड़ी है सोफे पे ठीक है जी वहाँ बैठी हुई है हाथ में गन पकड़ी हुई है और उसने वो कह रहे हैं कि जी राइट हैंड पे गन पकड़ी हुई थी इसने अपने आप को गोली मार ली यहाँ से ऐसे वो गई है लेकिन क्या है कि ब्लड स्पैटर कुछ और कह रहा है उसके पास में उसके पीछे दीवार है जो कम से कम 2.5 फुट पीछे है वहाँ से दीवार 2.5 फुट पीछे दीवार पे भी क्या कहते हैं ब्लड के ऐसे सीधे स्टेन्स मिले हैं हमें वहाँ पे वहाँ बैठा हुआ बंदा जब अपना गोली मारेगा तो उसका ब्लड का स्टेन वहाँ तक नहीं जाएगा वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है कि बंदा उससे 1 या 1.5 फीट दूर खड़ा हुआ है जब वहाँ पे तब उसको शूट करा गया और उसको जो ब्लड का स्टेन उधर जाके गिरा है उसके बाद उसको क्या कहते हैं उठा के वहाँ रखा गया उसके अंदर और हाथ में गन पकड़ाई गई है तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगते हैं केसेस में ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ काफ़ी हद तक तो चीज़ें पता लग जाती हैं पर हाँ फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो होता है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का स्ट्रांग होता है जितने जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है बट हाँ कितनी बार वो चीज़ें गलत भी होती हैं लेकिन तो इसीलिए जब भी कभी किसी कंक्लूजन में आया जाता है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आया जाता है ਜੋ ਡਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋੜਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਟ ਉਹੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਡਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਟੇਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਡਲੀ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ है ना वो उदा हो नहीं सकती सी नॉर्मल ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ 'ਚ ठीक है फिर ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਹਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਕਹਤੇ ਬਾਹਰ ਲੌਨ ਹੈ ਓਪਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਔਡਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ DNA ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੇਅਰ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੇਅਰ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1.5 ਇੰਚ ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਅਰ ਲੈਂਥ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਦੇ ਇਹ ਹੇਅਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੇਅਰ ਸੈਂਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੇਅਰ ਸੈਂਪਲ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ DNA ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਮਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਗਮਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੇਟ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਹੇਅਰ ਸੈਂਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਕੇਸ 2017 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਵਲਰੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक यू जी थैंक यू आज बुलाने के लिए थैंक यू